हेलो साथियों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही अहम क्वेश्चन को लेंगे। इन क्वेश्चन को करने के बाद जो थ्योरी पेश की गई है, यानी माहिर नफ्सियात ने, इसी तरह फ़लसफ़ियों ने, जैसे वाइगॉट्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, इन सब को हम इस क्वेश्चन के ज़रिए इनके थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके सीखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस लिमिटेड है। इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको सही से कर लेते हैं तो आपका 3-4 नंबर इसमें से ज़रूर ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। उसके हर एक ऑप्शन को देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, कौन सा सही नहीं है। अगर आप इस टेक्निक को समझ लेते हैं थ्योरी के ज़रिए, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पैटर्न पे, उस थ्योरी पे, तो आप उसको उम्मीद है कि अच्छे से हल कर सकते हैं। अगर आप खुद से करते हैं तो यहाँ तक आप आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि इस पे लिखा हुआ, आपकी आज 7वीं क्लास है उर्दू पेडागोजी की। पिछले ईयर के क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसको आपके लिए इकट्ठा किया गया है। 2011 जब से सीटेट आया तब से अब तक का जो इम्पोर्टेंट है उसको क्वेश्चन को निकाल करके आपके सामने रखा जाता है, ताकि आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग खुल सके कि किस पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल डिस्कशन होगा हर एक ऑप्शन के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस पर PDF और इसी तरह वीडियो की लिंक आप यहाँ से दस्तयाब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट करें, कोई सुझाव है, मशवरा है, वो भी दें। और अगर आपके कोई साथी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में बैठ रहे हैं, उनको भी आप शेयर कर दें। आपका जो ग्रुप बना है, कॉमन ग्रुप B.Ed DLED का, वहाँ भी भेजें ताकि लोग जान सकें। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोठारी कमीशन, आपने B.Ed या DLED में कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, कोठारी कमीशन आज़ादी के बाद बना था। इसी कमीशन के ज़रिए 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, जिसमें कहा गया था तब कि बच्चा 10th तक 3 ज़ुबान को पढ़ेगा। ठीक है, पहली उसकी मादरी ज़ुबान, दूसरी जो है इंग्लिश, या अगर मादरी ज़ुबान हिंदी है तो दूसरी उसकी इंग्लिश होगी। तीसरी जो है 22 ज़ुबानें जो आपके आइन के शेड्यूल 8 में है। ठीक है, उसमें 22 ज़ुबानें में से कोई एक पढ़ेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनी हुई है। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है 3 लैंग्वेज फार्मूला को, उस वीडियो को पिछली देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसका फार्मूला भी दिया था कि बच्चा 10th तक कम से कम 3 ज़ुबान पढ़ेगा। तो इसमें आपको पता है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट टोटल 9 है। ठीक है, जहाँ पहली ज़ुबान बच्चा वहाँ हिंदी पढ़ता है, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा अगर वो मुस्लिम बैकग्राउंड का है तो अक्सर वो उर्दू लेते हैं 10th तक, और अगर नॉन मुस्लिम है तो उसकी जगह संस्कृत लेते हैं, क्योंकि 22 ज़ुबान में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में जो है थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि लोग हिंदी एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी मादरी ज़ुबान पढ़ते हैं, जो वहाँ तेलुगु, तमिल या कन्नड़ जो कुछ बोली जाती है, दूसरी इंग्लिश, तीसरी कोई और ज़ुबान लेते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना, हमें ये जानना है कि कोठारी कमीशन के तहत जो है 3 लैंग्वेज यानी सह लिसानी फार्मूला भी आया था। तो इन्होंने इस पे सवाल आया है कि कोठारी कमीशन का अहम मकसद क्या था, यानी मेन उसका एम क्या था, उन्होंने क्या चीज़, किस चीज़ की सिफारिश की थी। तो कहा गया कि अंग्रेज़ी की तालीम को फ़रोग़ देना, क्योंकि आपको मालूम है 3 लैंग्वेज फार्मूला में इसने कहा था कि पहली ज़ुबान अगर हिंदी है तो दूसरी ज़ुबान बच्चा अंग्रेज़ी पढ़े। ठीक है, तो अंग्रेज़ी की तालीम को फ़रोग़ देना कहा था, अंग्रेज़ी की तालीम को असरदार बनाना कहा था, या मकामी ज़ुबानों को फ़रोग़ देना कहा था। मकामी ज़ुबान यानी जो उसकी मादरी ज़ुबान है,
कसीरुल लसानियात यानी मल्टीलिंगुअलिज्म और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना, ठीक है। तो इसमें फ़ोकस किस बात पे है कि इन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम को असरदार बनाने की बात कही थी। असरदार कब होगा? उन्होंने बताया था कि प्राइमरी स्कूल तक बच्चे को जो तालीम दी जाएगी उनकी मादरी ज़ुबान यानी मातृभाषा में दी जाएगी, जो बच्चा ज़ुबान घर से सीख के आता है। उन्होंने इसकी सिफारिश की और उसके ज़रिए से, उस ज़ुबान के ज़रिए से, उस ज़ुबान को एज अ रिसोर्स इस्तेमाल किया जाएगा, उसके ज़रिए से अंग्रेज़ी ज़ुबान बच्चा सीखेगा और उसको असरदार बनाया जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा। अंग्रेज़ी की तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की बात इसने नहीं की थी, ठीक है। वो तो वुड का डिस्पैच आया, इसी तरह सार्जेंट प्लांट, उन सब में ये जो है सार्जेंट का जो प्लान आया था, उन सब में इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में आप पढ़े भी होंगे अपने बीएड या डीएलएड में, ठीक है। यहाँ कमीशन, कोठारी कमीशन जो आज़ादी के बाद बनाया गया था, ठीक है, इन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम को असरदार बनाया जाए, किसके ज़रिए? मादरी ज़ुबान सीख करके, ठीक है। मकामी ज़ुबान को फ़रोग़ देना, इसकी बात तो की है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन यही बी वाला बनेगा। कसीरुल लसानियत यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, वो भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। तो इस तरह से अगर सहलसानी फार्मूला को ध्यान में रखकर इस तरह से सवालात बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि ज़ुबान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है, ठीक है। ज़ुबान के ज़रिए पता चलता है कि इंसान का बिहेवियर क्या है, यानी उसका सुलूक क्या है, उसका अखलाक क्या है, ठीक है। एक इसका कौल है। अब इस तरह की बात अगर पूछी जाती है तो फ़ौरन हम जाएंगे कि कौन से ऐसे माहिर नफ्सियात हैं या फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है। हम देखेंगे किसका है, गिलेसन, ठीक है। ये असल में है गिलिगन असल नाम था, ठीक है। अब हो सकता है टाइपिंग की गलती हो, ठीक है। गिलिगन, इसको इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे, कैरोल गिलीगन, ठीक है। एक ऑप्शन है। दूसरा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ताल्लुक यानी ज़ुबान इंसानी बर्ताव की अहम खुसूसियत है, महात्मा गांधी ने ये बात तो नहीं की थी। महात्मा गांधी से जुड़ा है वर्धा तालीम यानी नई तालीम जो उन्होंने 1947 में लाई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उसमें थे, ठीक है। उनका उससे इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, इन्होंने जो है क्राफ्ट की बात की है कि बच्चा को कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए कि बच्चा जो है बेसिक एजुकेशन पढ़ करके वो कमाने लायक बन जाए, ठीक है। और तीसरा क्या है, मीकावर और पेंच, ठीक है। चौथा क्या है, ये भी नया नाम, डॉक्टर RK अग्रवाल। तो इसमें देखेंगे कि ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है, ये बात की है गिलिगन ने। गिलिगन जो ये अमेरिकन है यानी USA से इनका ताल्लुक़ है। इनका पूरा नाम है कैरोल गिलिगन, ठीक है। अब इनकी थ्योरी क्या है, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की है। किसकी? मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी नशोनुमा, अखलाकी नशोनुमा, ठीक है। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की। अगर इस कंसेप्ट को आप जहन में रखते हैं कि ये जो कैरोल गिलिगन है ये किसकी बात करते हैं, मोरल डेवलपमेंट की, अगर इतनी ही बात आप जहन में रखते हैं इससे मुतालिक सवाल बनता है। तो देखिए इन्होंने कहा कि इंसानी बर्ताव का मतलब क्या हो, मोरल ही से है, उनका सुलूक, बिहेवियर, ठीक है। तो फ़ौरन हम पकड़ लेंगे कि क्या है, गिलिगन की बात है। तो गिलिगन वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह के अगर आप फिर आते हैं 2023 में तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि कैरोल गिलिगन का ताल्लुक मोरल यानी अखलाकी नशोनुमा से है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है कि ज़ुबान में माना का मुताला किस नाम से जाना जाता है। पिछले क्लास में जब आपका थ्योरी वाली क्लास चल रही थी
तो उसमें मैंने पूरी टर्मिनोलॉजी को बताया था कि मानियात क्या होती है, मानियात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिसानियात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी तरह सर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, एक मरतबा इस कंसेप्ट को दोबारा बता दिया था ताकि आप इसको जहन में महफूज कर लें। देखिए, मानियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक टर्म इंग्लिश में आता है सेमेंटिक। क्या आता है? सेमेंटिक। सेमेंटिक, ठीक है। सेमेंटिक में किसी अल्फाज के माने के बारे में बात की जाती है, क्योंकि इंग्लिश का टर्म है। आपको मालूम है जितने माहिर नफ्सियात हैं, फ़लसफ़ी हैं, वो सब बाहर के हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में उन्होंने सेमेंटिक की बात की है। तो सेमेंटिक किसके बारे में बात करता है? यानी अल्फाज के माना, इसी तरह स्ट्रक्चर और मीनिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग। कहीं अगर स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग की बात आ जाए तो क्या मानियात यानी सेमेंटिक की बात हो रही है। दूसरा लेसानियात। दूसरा क्या है? लेसानियात। लेसानियात को इंग्लिश में कहेंगे प्रैग्मेटिक। क्या कहेंगे? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक। इसका ताल्लुक किसका है? ज़ुबान से है, यानी लिसानियात से इसका ताल्लुक है, यानी ख़याल के इजहार के बाहमी ताल्लुक, यानी आप किस तरह से अपने माफी ज़मीर को अदा करते हैं, ठीक है। तो लिसानियात का ताल्लुक किसका है? प्रैग्मेटिक से है, जिससे बनता है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिक अगर आ गया तो इसका ताल्लुक किससे होगा? लिसानियात से। और नहव का ताल्लुक, यानी जहाँ ग्रामर और कायदे की बात होती है, इसका ताल्लुक किसका? इससे है सिंटेक्स से। किससे? सिंटेक्स से। इस टर्म को याद कर लीजिएगा। अगर इसको याद रखते हैं तो हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी में इस तरह की बात आती तो उसको आप सही कर ले जाएंगे। सिंटेक्स का ताल्लुक किससे है? ग्रामर से है, यानी नहव से है। किससे है? इल्म नहव से है, यानी इल्म नहव कह सकते हैं, इसी तरह तरकीब कलाम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कायदा, ये सब किससे हैं? सिंटेक्स से हैं। अब आगे सर्फ है, यानी क्या है सर्फ? सर्फ को क्या कहते हैं? मॉर्फेम, ठीक है। यानी ज़ुबान की मुख्तसर तरीन बामाना खेज़ इकाई क्या है? मॉर्फेम। मॉर्फेम, इसका ताल्लुक किसका है? सर्फ का। यानी वर्ड की, यानी अल्फाज की सबसे छोटी इकाई जिससे एक माना समझ में आता हो, क्या है? उसका ताल्लुक किससे आता है? इल्म सर्फ से होता है। किससे? सर्फ। ये क्या है? सौती निज़ाम है। ये क्या है? सौती निज़ाम। यानी मॉर्फेम क्या है? इसका ताल्लुक किसका है? सर्फ से है, ठीक है। और इसी तरह मॉर्फेम सर्फ, एक और टर्म आती है, वो क्या आती है? फोनेटिक, यानी फोनोलॉजी, जिसको आप कहते हैं फोनेम। NAME। इसका ताल्लुक किससे है? आवाज़ यानी सौत से है। तो एक आ गया सेमेंटिक, जिसमें माना के बारे में, यानी किसी चीज़ के मीनिंग की बात करते हैं। दूसरा लिसानियात, एक इसकी बात करते हैं, प्रैग्मेटिक्स से रिलेटेड है। तीसरा नहव, यानी तरकीब कलाम या कायदा। एक क्या है? सिंटेक्स। चौथा सर्फ, एक किससे है? ए मॉर्फेम से, यानी आवाज़ से। किससे? आवाज़ से। और यानी ए ज़बान की, यानी बामाना खेज़ ज़बान की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, मॉर्फेम। और फोनेम क्या है? इसका ताल्लुक सौत यानी साउंड से है। किससे है? साउंड से। हिंदी में क्या? ध्वनि से, ठीक है। सौत, अगर सौत की बात आ गई तो उसको क्या कहेंगे? फोनेम। आपने मोबाइल फ़ोन की याद रखिएगा ट्रिक के साथ।
तो फोनेम का ताल्लुक किससे होगा? सौत से। सर्फ का ताल्लुक किससे होगा? मॉर्फेम से। नह का ताल्लुक किसके होगा? सिंटैक्स से। लिसानियात का प्रैग्मेटिक्स से। और मानियात का सेमेंटिक्स से। ठीक है, इसको आप जहन में रख लीजिए, कहीं लिख के रखिए, इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसमें से जो 4-5 है, इसमें से सवाल हर साल आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, दूसरी ज़ुबानों की हुसूलियाबी उस ज़ुबान से मुतासिर होती है जिसे आमोज़गार पहले से ही जानता है। उस असर को क्या कहा जाता है? आपको मालूम है, जो ज़बान पहले से आमोज़गार जानता हो, क्या उसकी मादरी ज़ुबान है, यानी मातृभाषा है। तो दूसरी ज़ुबान की हुसूलियाबी यानी उसका इक्तिसाब, यानी आमोजिश। हुसूलियाबी की जगह आमोजिश होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, उस ज़ुबान से मुतासिर होती है, यानी किसी ज़ुबान को लर्न करना, सीखना। एक्विजिशन किससे होता है? यानी ये मादरी ज़ुबान, जिसको अनकॉन्शियस माइंड से बच्चा हासिल करता है, जिसे आमोज़गार पहले से ही जानता है, उस असर को क्या कहते हैं? बैन ज़ुबानी। बैन ज़ुबानी तो होता नहीं। तबादले ज़ुबान थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यानी एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान से तबादला होना, इंटरेक्शन होना, यानी इंटरचेंजिंग होना। ठीक है, निज़ामी गलतियाँ है तो कोई बात नहीं। सौतियात, अब सौतियात मैंने अभी बताया कि फ़ोनेम, क्या फ़ोनेम की जहाँ बात आई उसको सौतियात कहते हैं। देखिए आ गया यहाँ। ठीक है, फ़ोनेम की बात है सौतियात से, तो यहाँ कोई सौतियात की बात, ये तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। गलती उल्टी की कोई बात ही नहीं, ये भी गलत है। अब दोनों में से क्या हो? बैन ज़ुबान, यानी दोनों ज़ुबान के दरमियान है, तो बात ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। ए बी वाला तबादले ज़ुबान, यानी एक ज़ुबान का दूसरे ज़ुबान के साथ तबादला, यानी अदला बदला होना, यही क्या है? आप यही सही है, क्योंकि एक चीज़ हम सीख चुके हैं कि जो बच्चा घर से सीख के आएगा वो मादरी ज़ुबान होगी, वो दूसरी ज़ुबान सीखने में हेल्प करेगी, मददगार साबित होगी। तो एक ज़ुबान का दूसरे ज़ुबान में तबादला होगा। तो तबादले ज़ुबान क्या है? उस असर को क्या कहते हैं? तबादले ज़ुबान कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। ज़ुबान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है? आमोजिश यानी लर्निंग, हुसूल जिसको हुसूलियाबी कहते हैं, एक्विजिशन। दोनों में क्या फ़र्क है? पहली क्लास में बताया गया है, क्या कहा? आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी अमल हैं। फितरी अमल तो दोनों है नहीं। आमोजिश को हम सीखते हैं फितरतन, यानी नेचुरल तौर पे थोड़ी हासिल करते हैं, तो गलत हो गया। आमोजिश व हुसूल दोनों दानिस्ता अमल हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है। दानिस्ता अमल कहाँ है? ये जो हुसूल है उसको दानिस्ता, उनको अनकॉन्शियस माइंड से हम सीख लेते हैं, यानी बग़ैर उस पर ध्यान दिए हुए। ठीक है, और आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फितरी। आमोजिश दानिस्ता यानी कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से। फितरी यानी अनकॉन्शियस माइंड से। ये थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है। आगे क्या है? हुसूल दानिस्ता, हुसूल को दानिस्ता में थोड़ी ना, यानी कॉन्शियस माइंड से थोड़ी हासिल करते हैं। और आमोजिश फितरी, गलत। आमोजिश को फितरी तौर पर, आमोजिश तो लर्निंग होती है। लर्निंग के लिए आप कायदा पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, टीचर की ज़रूरत होगी, किताब की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मिला जुला के आपका कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन। यानी जो आपकी लर्निंग यानी आपकी आमोजिश होगी, अधिगम होगी, क्या होगी? वो दानिस्ता यानी कॉन्शियस माइंड से होगी। ठीक है, और इसी के साथ आमोजिश क्या होगी? आपकी दानिस्ता यानी कॉन्शियस माइंड से होगी। और हुसूल क्या है? फितरी अमल यानी नेचुरल। बच्चा को माहौल मिल गया, एनवायरनमेंट मिल गया, माँ बाप से, भाई बहन से, आस पड़ोस से सीख लिया पहली ज़ुबान।
मादरी ज़ुबान, जिसको आप क्या कहेंगे, फितरी तौर पे हासिल कर लिया यानी अक्वायर कर लिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवालात आपके लिए मैंने जमा किया है 2011 से अब तक के, जो अच्छे सवालात दिखे यानी जो थ्योरी बेस हैं, यानी जो थ्योरी लोगों ने पेश की है माहिर नफ्सियात ने, उस पर जो सवालात बनते हैं उसको निकाला गया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। आगे क्या है, हर ज़ुबान की अपनी मखसूस व मुनफरिद आवाज़ें, सही बात है। साख्त यानी स्ट्रक्चर, लफ्ज़ियात यानी तलफ़ुज़ होती है, ठीक है। ज़ुबान की इस खुसूसियत से मालूम होता है कि पहला ऑप्शन, ज़ुबान में ऐसा मज़मून है जिसमें महारत की ज़रूरत होती है। ज़ुबान एक निज़ाम है यानी एक सिस्टम है। ज़ुबान नौए मखसूस यानी स्पेसिफ़िक होती है, ठीक है। ज़ुबान अलल टप यानी आर्बिट्रेरी होती है, तो गलत हुआ, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है ज़ुबान एक निज़ाम है। देखिए कहते हैं गवर्नमेंट का एक निज़ाम है, स्कूल का एक निज़ाम है। निज़ाम का मतलब क्या, हर चीज़ का एक वसूल व ज़ाब्ता है। इसी तरह कोई भी ज़ुबान है, एक मखसूस मुनफरिद आवाज़ें यानी किसी भी लफ्ज़ को अदा करने का एक साउंड होगा, ठीक है। यानी शीन किस तरह अदा करेंगे, सीन किस तरह अदा करेंगे, सा किस तरह अदा करेंगे, मुनफरिद आवाज़ें हैं। इसी तरह साख्त, उसकी बनावट यानी स्वाद किस तरह लिखेंगे, शीन किस तरह लिखेंगे, सीन किस तरह लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, अलग अलग साख्त है। लफ्ज़ियात सबका अलग अलग उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है, ठीक है। इस खुसूसियात को क्या कहते हैं कि ज़ुबान का एक निज़ाम यानी सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से अगर आप समझ लेंगे कि कहना क्या चाह रहा है तो आप ऑप्शन को सही से हल कर सकते हैं। आगे चलिए, 7वां क्वेश्चन है, तमाम बच्चे ज़ुबान सीखने की एक फ़ितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, सही बात है। ये बात किसने कही है, किसकी थ्योरी है, अब जहन आप दौड़ाइए। किसने कहा है कि आलमगीर तरीक़े-कार पर, किसने कहा है इसको बताइए, किसने कहा, आलमगीर कवायद पर। आलमगीर मैंने इसके बारे में बताया था, इसका मतलब यूनिवर्सल, कवायद यानी ग्रामर, आलमगीर लफ्ज़ियात यानी तलफ़ुज़ पर, आलमगीर सच्चाई पर। देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है, कवायद। आपको मालूम है चॉम्स्की ने ये बात कही थी, चॉम्स्की ने एक बात कही है यूनिवर्सल ग्रामर की। किसने बात की है, चॉम्स्की ने। इसी तरह LAD की बात भी इन्होंने की है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात इन्होंने की है। ए कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है, ठीक है, उसके ज़रिए वो बच्चा ज़ुबान को सीख लेता है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, माहौल चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। और ये सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं होती है, ठीक है। अगर आप चॉम्स्की की थ्योरी याद है तो आप फटाफट यूनिवर्सल ग्रामर पर टिक लगा देंगे। अगर आपने इस थ्योरी को इंग्लिश में सीखी है तो सीख लीजिए, यूनिवर्सल का मतलब आलमगीर, कवायद का मतलब ग्रामर, ठीक है। आगे चलते हैं। तामीर पसंदी यानी कंस्ट्रक्टिविज़्म के मुताबिक ज़बान का आमोज़गार होता है। क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, अपने उस्ताद की इत्तिबा करने वाला, मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाला, मालूमात हासिल करने वाला, मालूमात की तामीर करने वाला। बताइए क्या होगा। कंस्ट्रक्टिविज़्म, ठीक है, अपने उस्ताद की इत्तबा करने वाला, मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाला, मालूमात हासिल करने वाला, मालूमात की तामीर करने वाला, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टिविज़्म आपको मालूम है जितने माहिर नफ्सियात फ़लसफ़ी हैं उसमें से कुछ बिहेवियरिज़्म है, वो बिहेवियर यानी बच्चे के किरदार की बात करते हैं, और कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्टिविज़्म यानी तामीर की बात करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि बच्चा नॉलेज यानी ज्ञान की तामीर खुद करता है, ठीक है। और
बच्चा जो है अपने ज्ञान की यानी कंस्ट्रक्ट यानी उसको उसका निर्माण उसकी तामीर खुद करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा के मुताबिक जुबान। इसमें देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कौन लोग आते हैं, यानी तामीर पसंदी के नज़रिया रखने वाले में थोड़ा आप जहन में रख लीजिए। एक आते हैं पियाजे यानी जीन पियाजे, ठीक है। दूसरे आते हैं वाइगॉट्स्की, तीसरा नाम आता है कोहलबर्ग का। ये तीनों क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है पावलो हैं, ये सब हैं, वो सब क्या है, बिहेवियरिज्म है, ठीक है। तो इसमें है कि अपने उस्ताद की इत्तिबा करता है, ठीक है। वैसे ऑप्शन उसमें ये दिया है अपने उस्ताद की इत्तिबा करता है, यही सही माना गया है, लेकिन मेरे समझ में कम आता है, ठीक है। मालूमात की दोबारा तख्लीक करता है, मालूमात हासिल करने वाला है, मालूमात की तामीर करता है। हालांकि डी वाला ज़्यादा सही लग रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहते हैं कि बच्चे को अगर माहौल मिल जाए, ठीक है, बच्चे को किसी चीज़ को करने का मौका मिल जाए तो उसका उस ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, यानी उस ज्ञान को हासिल कर लेता है। बच्चों को क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ज़रिए चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है बच्चा। और जो है टीचर क्या है, टीचर उसके लिए फैसिलिटेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरे नज़दीक डी वाला सही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप एक मरतबा देख लीजिएगा कौन सा ज़्यादा सही लोग मान रहे हैं। हालांकि इसमें पहला दिया था आंसर की में, मुझे डी ज़्यादा सही लगता है। ज़ुबान की आमोजिश में गलतियाँ क्या होती हैं, आपको मालूम है कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो गलती करते हैं, अगर आप गलती नहीं करते तो गोया कि आपने सीखा ही नहीं, एक थ्योरी है, ठीक है। तो ज़ुबान की आमोजिश में गलतियाँ होती हैं, ऑप्शन देखिए। आमोजिश में माने हैं, अगर गलतियाँ होती हैं तो क्या वो सीखेगा नहीं, है तो गलत है। आमोज़गारों पर गलतियाँ दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा का बाइस है, ठीक है। ये भी थोड़ा निगेटिव लग रहा है, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, आमोज़गारों को मनफी तक़वियत रसानी का सबब है। मनफी तक़वियत रसानी, गलती होती तो मनफी, ये भी गलत है। आमोजिश में मुआविन है, यही सही है, यानी मददगार है, मददगार साबित होगी। क्या, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की लर्निंग कर रहा है, गलती हो रही है तो उसमें गलती होना ही मुआविन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये डी वाला आपका सही होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, हर ज़ुबान का एक रस्मुल ख़त है, आपको मालूम है उर्दू की एक रस्मुल ख़त है, यानी दाईं जानिब से लिखी जाती है। इसी तरह अरबी भी लिखी जाती है, इसी तरह पर्सियन यानी फ़ारसी भी लिखी जाती है, उसका एक रस्मुल ख़त है। आप देखेंगे हिंदी है तो वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये क्या, ये बयान क्या है, गलत है, जुज़ी तौर पर गलत है, जुज़ी तौर पर सही है, सही यानी बिल्कुल सही है, राइट है। हर ज़ुबान है उसका एक रस्मुल ख़त यानी लिपि होती है, ठीक है, उसी तौर पर उस ज़ुबान लिखी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। उस ज़ुबान के उस्ताद को आमोज़गारों की गलतियों को समझना चाहिए। अब देखिए, अभी गलती पे एक सवाल आपका आया था 9 वाला, तो ज़ुबान का उस्ताद है, अगर कोई लर्नर है, आमोज़गार है, सीखने वाला यानी तालिब इल्म है, गलती करता सीखने में, तो एक उस्ताद के नाते आप उसको क्या समझेंगे, आमोजिश में माने यानी अब वो सीख नहीं सकता, उसको डांटेंगे, मारेंगे, ये गलत है। आमोज़गार में इस्लाह का इशारा, ठीक है। आमोजिश की अलामत, ये भी सही, दोनों सही लग रहा है। आमोजिश में परेशानी, ये भी गलत है, परेशानी थोड़ी बनेगी।
अब दोनों ऑप्शन में से कौन ज़्यादा सही लग रहा है बताइए। देखिए इसमें ज़्यादा सही आमोजिश की अलामत, अगर गलती हो रही है तो इस चीज़ की अलामत है कि बच्चा सीख रहा है, ठीक है। आपने देखेगा थॉर्नडाइक ने, आपने पढ़ा होगा सीडीपी में, अपने डीएलएड या बीएड में पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी है ट्रायल एंड एरर की। किस चीज़ की? ट्रायल एंड एरर, आपको पता है कि उन्होंने एक बॉक्स में बिल्ली को, भूखी बिल्ली को बंद किया, एक उसका खटका था, बाहर उन्होंने मछली रखी और बिल्ली गलत जगह पे टच करती थी तो उसको करंट लगता था, ठीक है। लेकिन बार बार ट्रायल करती गई, गलती करती गई, आखिर में खटका लग गया, खुल गया और उसने मछली को खा लिया। तो उन्होंने इससे ये निकाला कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो गलती करेंगे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उससे मुतालिक यहाँ सवाल पूछा गया है। तो आमोजिश की अलामत है, अगर आप गलती कर रहे हैं गोया कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़ुबान की आमोजिश है, यानी ज़ुबान, किसी ज़ुबान को लर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कवायदी उसूल को जानना, यानी ज़ुबान के कवायद को जानना। अगर किसी ज़ुबान के कवायद को जान ले तो क्या इसको कहेंगे कि आप ज़ुबान सीख लिए? तो नहीं है। हरूफ तहज्जी को जानना, यानी उसके अल्फ़ाबेट को जान लें तो क्या सही होगा? ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। लिखने की आमोजिश, आप लिखना जान लें, बोल ना पाएँ, समझ ना पाएँ, तो क्या आप कहेंगे कि आपकी आमोजिश यानी लर्निंग हो गई? डी क्या है? समझ कर ज़ुबान का इस्तेमाल, यानी आप उसको समझ लें, समझ करके उसका यूज़ कर पाएँ, बोल पाएँ, लिख पाएँ, ठीक है। यही क्या है? लर्निंग। यही क्या है? आमोजिश है, ठीक है। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए जमा किए गए थे। आगे देखिए, इब्तदाई ज़िंदगी में ज़ुबान सीखी जाती है, यानी बच्चा भी पैदा हुआ है उस टाइम ज़ुबान सीखता है जब आमोज़गार ज़ुबान के उसूल को सीखता है। यानी पहले उसको ग्रामर सीख लेगा तब सीख पाएगा, ऐसा तो नहीं है। पैदा होता है क्या उसको ग्रामर सिखाया जाता है? माहौल मिलता है वो सीख लेता है, इसलिए गलत है। जब आमोज़गार पढ़ना सीखता है, जब वो स्कूल जाता 6 साल पे तब वो ज़ुबान सीखता है, ये भी गलत है। जब आमोज़गार पढ़ना लिखना सीखता, पढ़ना लिखना दोनों सीखता है, ये भी गलत है। 13 क्या नाम है? डी क्या है? जब आमोज़गार को ज़ुबान बरतने और इस्तेमाल करने का ज़्यादा मौका मिलता है, सही बात। अगर बच्चे को एनवायरनमेंट मिल गया, ज़ुबान को यूज़ करने का मौका फ़राहम हो गया, तो बच्चा इब्तदाई ज़िंदगी ही में ज़ुबान को सीख लेता। आपने देखा कि कुछ फैमिली बाहर गई, जैसे किसी की भी गई, वो लोग, उनके पेरेंट्स, वालिदैन बड़े थे, उन्होंने इंग्लिश नहीं सीख पाई, लेकिन बच्चा छोटा था, 2 साल का था, 6 साल के होते होते फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज़ुबान को बोलने और उसको इस्तेमाल करने का मौका मिल गया, माहौल मिल गया, उसने सीख लिया, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी वाला। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके आते हैं, ठीक है, थ्योरी बेस हैं। अगर इसको आप इस तरह समझ के हल कर लेंगे, उसके बाद इसी पैटर्न पे अलग, क्योंकि सिलेबस आपका लिमिटेड है, आपका अलग अलग चैप्टर वहीं से आएगा, अलग से कुछ नहीं आ सकता। बस एक ही घुमा करके ज़ुबान अलग कर देंगे, पूछने का लहजा अलग हो जाएगा, लेकिन बात वही पूछी जाएगी। अगर इस तरह से एनालाइज करके पढ़ लेंगे तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इतने आपके लिए निकाले गए, उम्मीद है कि समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये निज़ाम एकेडमी 22, अगर इससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। जाते जाते अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।